हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा इंडियन इकोनॉमी चल रहा है और इंडियन इकोनॉमी में उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सीरियल वाइज लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और इंटरेस्ट आएगा। दोस्तों, आज हमारा मौद्रिक नीति, दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आपने सुना होगा, यह पढ़ा भी होगा लेकिन आपको कन्फ्यूजिंग होता होगा। तो इस लेक्चर को देखने के बाद यहाँ से दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, तो आप इसको एक बार देखिए और हमेशा के लिए क्लियर करिए। तो चलिए दोस्तों देखिए, आपको पता होगा कि हमारे देश को जो दो ऐसी संस्थाएं रहती है, संस्था तो नहीं बोल सकते दोस्तों, सरकार को संस्था, तो सरकार जो कि अपनी राजकोषीय नीति के तहत अर्थव्यवस्था को बनाए रखती है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करती है, चलाती है, संचालित करती है। और एक रहती है बैंक। बैंक दोस्तों अगर अर्थव्यवस्था में ऊपर नीचे आ रहा है तो अर्थव्यवस्था को बैलेंस रखने के लिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अगर हमारे देश की बात हो रही है तो हमारे देश में जो आरबीआई, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो अपनी भूमिका निभाता है। तो राजकोषीय नीति को हमने समझा। आज हम आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है उसको देखेंगे और किस तरह से वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, मार्केट को चलाती है, संचालित करती है। तो आप दोस्तों शुरू से एंड तक इंटरेस्ट के साथ देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम उसको देखेंगे, सबसे पहले हम बैंक को देखेंगे जो आरबीआई है, कि आरबीआई किस तरह से भारत में आई और किस तरह से कार्य करती है, बेसिक से इसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पहले बैंक नहीं था, बैंक तो थे ही नहीं भारत में। जब अंग्रेजों का राज चल रहा था उस समय 1934, आप याद रखेंगे 1934 में आरबीआई एक्ट आया और फिर 1935 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक, 1934 में एक्ट आया, दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। लेकिन आरबीआई दोस्तों उस समय आपको पता होगा कि हम 1947 में आज़ाद हुए, उससे पहले ब्रिटिश के गुलाम थे। तो इसका फेडरल बैंक नाम हुआ करता था और इसमें जो एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें जो मतलब मुख्य भूमिका जो निभाई थी वो उद्योगपति निभाई थी, पूंजीपति, क्योंकि इसमें जो शेयर्स रहते थे आरबीआई में जो पैसे होते थे, पूंजी होती थी, वो उद्योगपति की होती थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वह प्राइवेट बैंक हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों 1949 में क्या होता है कि वो सारे बैंक, मतलब कि वो सारे पूंजीपति के जो शेयर्स थे आरबीआई में, वो खरीद लिए जाते आरबीआई द्वारा और इसको नेशनलाइजेशन किया जाता है, मतलब इसको राष्ट्रीय बैंक बनाया जाता है और अब गवर्नमेंट बैंक हो जाती है, पूंजीपतियों के अधीन नहीं रहती है। कब? 1949 में। 3 डेट आपको याद रखनी है। एक कब आया? 1934 में, और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई, लेकिन उस समय इसको फेडरल बैंक बोला जाता था। ठीक है, 1949 में इसको नेशनलाइजेशन किया गया, इसका राष्ट्रीय बैंक बनाया गया। कब? 1949 में। तो दोस्तों तीनों डेट आप याद रखेंगे। आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा, और जो आरबीआई के मुख्य हेड जो रहते हैं उनको गवर्नर बोला जाता है। ठीक है, और इनके नीचे डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो ये गवर्नर हो जाते हैं आरबीआई के। फिलहाल में कौन है गवर्नर? तो शक्तिकांत दास है। ठीक है, और शक्तिकांत दास, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के जब बनी थी, तो आपको पता होगा उस समय ब्रिटिश का राज हुआ करता था। तो ब्रिटिश के समय जो गवर्नर थे उनका नाम, तो कोई ब्रिटिश व्यक्ति थे, उनका नाम था स्मिथ, ऐसा भी आ सकता है। और भारतीय गवर्नर कौन थे? तो तीसरे जो गवर्नर बने थे, जैसे कि अभी फिलहाल में 25 गवर्नर हो गए, तो तीसरे जो गवर्नर बने थे वो सीडी देशमुख, वो मतलब भारतीय पहले गवर्नर हो जाते हैं। ठीक है, और 23वें आते तो रघुराम राजन, 24वें उपन पटेल, और अगर देखें तो जो 25वें अभी फिलहाल में शक्तिकांत दास। तो ये आपको याद होने चाहिए कि पहले कौन थे, भारतीय पहले कौन थे, और अब फिलहाल में तो शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? तो आपको मिलेगा मुख्यालय मुंबई में मिलेगा आरबीआई का। अब आरबीआई जो है दोस्तों आपको याद रखना है कि देश की मुख्य बैंक है। जैसे कि बाकी सारी बैंकें दोस्तों, जितनी भी भारत में बैंकें, उन सभी बैंकों को चलाता है, उन सभी बैंकों को जो रेगुलेट करता है वही होता है आरबीआई। ये भी बैंक ही है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई उसको शॉर्टकट में बोला जाता है। जैसे आप यूँ समझिए कि जो जनता का अकाउंट है, जनता का पैसा है, वो बैंकों में जमा होता है। देश में जितनी भी एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जितनी भी बैंक आप देखते हैं,
उन सभी में ही जनता का अकाउंट होता है, और जितनी भी बैंकें हैं उन सभी बैंकों का अकाउंट आरबीआई में होता है। मतलब आरबीआई एक तरह से कह सकते हैं, जिस तरह से दोस्तों हमारे देश को कौन चलाता है, रेगुलेट कौन करता है, तो हमारी केंद्र सरकार करती है, हमारी जो केंद्र में बैठती है, सेंट्रल में। वही उसी तरह जितनी भी हमारी देश में बैंकें, उन सभी बैंकों को कौन देखता है, तो आरबीआई देखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। उसके बारे में बेसिक सी जानकारी हमने देख ली। उनके को गवर्नर बोला जाता है, मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा, ठीक है, और उनके नीचे कुछ डिप्टी गवर्नर भी रहते हैं, ठीक। अब दोस्तों ये आरबीआई होती है। तो आप यूँ समझिए कि जो बैंक, जितनी भी बैंक है हमारे देश की, उनको रेगुलेट कौन करता है, चलाता कौन देता है, कोई बैंक नहीं खुल रही है तो परमिशन कौन देता है, तो आरबीआई देता है, ठीक है। मतलब आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करती है और बैंकों से ही जनता का पैसा बैंकों में जमा होता है, ठीक। मतलब जनता का पैसा दोस्तों आरबीआई में जमा नहीं होगा। आरबीआई में जितनी भी बैंक है उन सभी का खाता होता है और गवर्नमेंट का खाता होता है। बस आरबीआई में जितनी भी बैंक है उनका खाता होगा और गवर्नमेंट का, जनता का खाता नहीं होता है। जनता का खाता यहाँ होगा और इन सब का खाता फिर आरबीआई में होता है। ये बेसिक सी बातें हमने देखी। अब दोस्तों ये आरबीआई है, और आरबीआई फिर क्या करती है, देश को रेगुलेट करने के लिए अगर कुछ व्यवस्था बिगड़ गई है, क्योंकि आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति लागू करती है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता होगा, इसमें 6 व्यक्ति रहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में देश की व्यवस्था को कैसे रेगुलेट करते हैं दोस्तों, कैसे चलाते हैं। आपको क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में, बैंक, जो बैंक आप देखते हैं जितनी भी, ये बैंक किस प्रकार से हमारी व्यवस्था को चलाती है, मार्केट को किस प्रकार से व्यवस्थित रखती है, और अर्थव्यवस्था जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से संचालित करती है। तो देखिए आरबीआई क्या करती है कि 6 सदस्य की एक कमेटी बनती है, जिसको बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। इसमें 6 व्यक्ति रहते हैं। 6 व्यक्ति में से अगर देखा जाए तो 3 तो आरबीआई के रहते हैं, जिसमें इसमें गवर्नर तो रहेगा, डिप्टी गवर्नर, और एक कोई दूसरा व्यक्ति रहता है। 3 व्यक्ति आरबीआई के रहते हैं और 3 गवर्नमेंट के रहते हैं, जो सरकार 3 व्यक्तियों को वहाँ भेजती है। तो 6 व्यक्ति क्या करते हैं कि कुछ मतलब पॉलिसियाँ बनाते हैं देश में। ये पॉलिसी दोस्तों बैंकों में लागू होती है और बैंक फिर जनता पर लागू करती है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, आरबीआई ही पूरे देश की बैंकों को रेगुलेट करती है। मतलब समझिए कि जनता का खाता बैंक में, तो बैंक कंट्रोल हो जाएंगे तो जनता भी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक। तो इसी दोस्तों जो कमेटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो यह डिसीजन करती है। तो कुछ पॉलिसियाँ बनाती है, उन पॉलिसियों को भी हम देखेंगे। जैसे मार्केट में व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है, मतलब सबके पास ज़्यादा पैसा है, तो पैसा आ गया तो दोस्तों क्या होगा, फिर वस्तु की कीमत से जो जितनी कीमत होगी उससे ज़्यादा उसको खरीदा जाएगा, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना। फिर दुकानदार हर वस्तु को महंगी बेचेगा तो आम व्यक्ति तो पिस जाएगा, फिर वो कैसे खरीद पाएगा, नहीं खरीद, तो व्यवस्था बिगड़ गई। तो ऐसे में आरबीआई क्या करता है, उसको फिर कंट्रोल करता है। अगर मार्केट में मंदी है, पैसा कम आ गया, तो फिर भी आरबीआई क्या करता है, मैंने बताया कमेटी होती है 6 सदस्य की, वो फिर पॉलिसियाँ बनाती है और उसके अनुसार ही फिर क्या होता है, देश में व्यवस्था फिर से पहले जैसे नॉर्मल हो जाती है। तो वो क्या व्यवस्था बनाती है दोस्तों, मौद्रिक नीति के तहत, तो उनको समझेंगे। ये हमारा टर्म्स हो जाता है आज का मॉनेटरी पॉलिसी। तो आज मुख्य बातें दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के अनुसार आपको पता होनी चाहिए। ये दोस्तों बेसिक्स आपने समझ लिया होगा। आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करता है और बैंकों में ही खाता जनता का होता है, ठीक। जनता का डायरेक्ट आरबीआई में खाता नहीं होता है, वहाँ सिर्फ बैंकों का होता है। अब देखिए मतलब पेरेंट कंपनी हो जाती है दोस्तों, ये माता पिता इसको बोल सकते हैं आरबीआई को, जितनी भी हमारे देश में आप बैंक देखते हैं, ठीक है। देखिए अब हम मुख्य बातें आपको पता होगा, एक होता है मुद्रास्फीति, आपने सुना होगा मुद्रास्फीति, आपने सुना होगा मुद्रास्फीति, मतलब इसको बोला जाता है इन्फ्लेशन, और एक होता है मंदी। मंदी का मतलब होता है डिफ्लेशन। मुद्रास्फीति एंड मंदी, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ये क्या होता है। देखिए ये टर्म्स होते हैं दोस्तों, आपको पता होने चाहिए इकोनॉमिक्स में। जैसे कि आप देखते हैं मार्केट में हर व्यक्ति के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रहेगा, सब व्यक्ति के पास दोस्तों जेब में बहुत सारा पैसा रहेगा हर व्यक्ति के पास। तो जो मार्केट में जाएगा और जो वस्तु खरीदेगा, आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसे रहते तो वो ज़्यादा मूल्य नहीं पूछता है, ठीक है। मतलब जो भी वो वस्तु उसको पसंद आ जाती है बस सीधा खरीद लेता है वो। अब जो व्यक्ति दोस्तों जिसके पास पैसा, उसने तो खरीद लिया, लेकिन उसका खामियाजा आम जनता को, दूसरी जनता को भुगतना पड़ता है। क्योंकि देखिए दोस्तों उसी को रेगुलेट आरबीआई फिर करती है। कैसे करती है देखिए, क्योंकि दोस्तों जो वस्तु जिस मूल्य पर थी, लेकिन किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा है तो उसको तो गर्मी रहेगी, क्योंकि जिसके पास पैसा रहता है आपको पता है,
तो फिर क्या होगा कि वो वस्तु जैसे ही पसंद आई वो मूल्य न पूछकर डायरेक्ट उस वस्तु को, मतलब 100 रुपये की है तो 150 में खरीद लेगा कि मुझे पसंद आ गई, मैंने खरीद ली। अब ऐसा 2-3 व्यक्ति और कर लेंगे तो फिर दुकानदार है उनको लगेगा कि भाई इस वस्तु की मूल्य में बढ़ाकर ही बेचूंगा, तो वो बढ़ाकर ही बेचता है, तो आम व्यक्ति तो फिर इसको खरीद नहीं पाएगा। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी ना दोस्तों, हर वस्तु की कीमत उसकी उम्मीद से ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि पैसे की परचेसिंग पावर कम हो गई ना, मतलब पैसे का मूल्य घट गया। आपने देखा हो कुछ वर्ष पहले 100 रुपये की काफ़ी वस्तु आया करती थी, सब चीज़ें लाया करते थे और 50 रुपये में काफ़ी आया करते, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई क्यों बढ़ रही है दोस्तों? इसी तरह बढ़ रही है कि जिस व्यक्ति के पास पैसा ज़्यादा रहता है तो वो उस वस्तु को खरीद ही लेता है। आपने सुना ही होगा, कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे जो पसंद आ रही है मैं खरीद ही लेता हूँ, तो दोस्तों वह क्या है, व्यवस्था बिगड़ जाती है। ऐसे में आरबीआई कंट्रोल करती है क्योंकि उनका पैसा है दोस्तों, परचेसिंग पावर पैसे की कम हो रही मूल्य, तो फिर वो बनाए रखती है। मंदी, तो दोस्तों ये इसको भी हम देखें, मुद्रास्फीति आप समझ गए कि जब मार्केट में पैसे की तरलता अधिक हो जाती है, मतलब पैसा सब दूर घूमने लगता है, तो पैसे का मूल्य घट जाएगा। आपने देखा होगा हर चीज़ बहुत सारी हो जाती है तो फिर उसका मूल्य कम हो जाता है, वो लिमिटेड गिनती की रहती है तो ही दोस्तों उसका मूल्य अच्छा रहता है, ठीक। और मंदी दोस्तों, मार्केट में पैसा भी नहीं है और वस्तु भी नहीं है तो मंदी पड़ गई। आपने देखा होगा मंदी हो जाती है तो वही मंदी, मतलब कमी हो गई है पैसे की भी और वस्तु की भी। तो इन दोनों को दोस्तों व्यवस्थित कौन करती है? आरबीआई करती है। वो किस तरह से करती है उसको भी हम देखेंगे। तो दोस्तों आपने आसानी से समझ लिया होगा मुद्रास्फीति और मंदी। तो दोस्तों इसको हम मिटाते और आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि जो बैंक है वो किस तरह से देश की व्यवस्था को चलाती है और जो पैसे की परचेसिंग पावर होती है वो कम होने से उसको भी बचाती है। लेकिन समय के साथ दोस्तों डिमांड होती है, समय के साथ बढ़ते, आपने देखा होगा बहुत ही कम में पहले पूरा वस्तु सामान आ जाते थे, अब जितनी समय मतलब समय गुजरता जा रहा है तो पैसे भी ज़्यादा बढ़ते जाते। तो इस तरह दोस्तों समय के साथ वो होता है। देखिए सबसे पहले दोस्तों कुछ बेसिक सी बातें आपको पता होगी। देखिए सबसे पहले आप याद रखिए CRR। CRR क्या होता है? एक CRR आपको याद रखना है, कैश रिजर्व रेशो। इसके बाद में आपको याद रखना है SLR होता है, SLR, ठीक। एक MSF होता है, ये आपने टर्म्स आज सुने भी होंगे और नहीं सुने तो आज सुन लीजिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हमारे देश की बैंक किस तरह से चलती है, ठीक। ये MSF होता है, एक होता है बैंक रेट, ठीक, बैंक रेट होता है, फिर एक होता है रेपो रेट RR होता है और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, RRR भी इसको बोला जाता है। RRR आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है इसको आप देखिए। CRR क्या होता है? CRR कैश रिजर्व रेशो, शॉर्टकट आप नहीं समझे, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों कैश रिजर्व रेशो नाम से पता चल रहा है कैश, अगर कोई बैंक शुरू में खुलती है, शुरू में मतलब स्थापना होती है, कोई व्यक्ति है, कोई 5-6 व्यक्ति उन्होंने अपनी एक गुट बनाया, अपना समूह बनाया और उनके पास पैसा, तो उन्होंने बोला कि चलो अपन बैंक खोलते हैं और समाज की सेवा करेंगे, सबको लोन देंगे और मतलब अपनी सेवा देंगे और अपने को ब्याज भी मिलेगा। तो दोस्तों इसी उद्देश्य से उन्होंने अपना एक बैंक खोली। तो बैंक खोलने से पहले उनको क्या होगा कि आरबीआई से क्या होगा दोस्तों, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि सभी बैंकों का बॉस कौन है, सभी बैंकों का पिता कौन है? तो आरबीआई, जो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, तो वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जब परमिशन ली जाती है दोस्तों आरबीआई से, तो कुछ जमानत के तौर पर कुछ राशि को जमा करना होता है, कहाँ पर? आरबीआई में, तभी वो परमिशन देता है। तो उसको ही बोला था CRR कैश रिजर्व रेशो, कैश जमा करवाना पड़ता है कुछ परसेंट। दोस्तों इन सब में परसेंट ही आएगा, जो समय के साथ ऊपर नीचे होता रहता है, परफेक्ट नहीं है। आपने सुना होगा कि आरबीआई ने CRR बढ़ा दिया है या SLR घटा दिया है या रेपो रेट घट गई है, बढ़ गई है। दोस्तों वही ये ऊपर नीचे होती रहती है समय के साथ। हर 2 महीने बाद क्या होता है कि जो कमेटी होती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है, वो हर 2 महीने बाद मतलब देखती है मार्केट को, हमारे देश के, कि क्या व्यवस्था चल रही है। मतलब पैसे का मूल्य घट रहा है तो फिर नीति बनाती है, बढ़ रहा है तो फिर नीति बनाती है। उसका काम यही होता है दोस्तों, देश की व्यवस्था अच्छे से चले, ठीक है। तो देखिए व्यवस्थित तरीके से
अब ये आपने देखा सीआरआर किसी बैंक जमा, दोस्तों यूं समझिए शुरू में हम कहाँ जाते हैं तो हमको जमानत के तौर पर कुछ न कुछ तो देना ही पड़ता है। तो जब बैंक खुलती है तो उसको कुछ परसेंट अपना जमा करना होता है आरबीआई में, उसको ही बोलाता है कैश रिजर्व रेशो सीआरआर। अब एसएलआर स्टैटिक लिक्विडिटी रेशो, ये क्या होता है? तो आरबीआई के गाइडलाइन से दोस्तों जब कोई बैंक खुलती है तो कुछ परसेंट अपने पास रखना होता है। अब जो पैसा रहता है अपने पास कुछ परसेंट अब किसी बैंक को रखना ही होता है, हर 2 महीने में वो आरबीआई चेक करती है, ठीक है। तो वही होता है एसएलआर, मतलब आने वाले समय में काम दे। तो दोस्तों आरबीआई सही भी बोल रही है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि हम भी हमारे घर में कुछ पूंजी को जमा रखते ही है ताकि इमरजेंसी में काम आए। तो ऐसा आरबीआई का सभी बैंकों को वो गाइडलाइंस देती है, क्योंकि सभी बैंकों को उसको चलाना है ना, देखना है, तो सभी बैंकों को वो देखती है, गाइडलाइंस देती है कि आपकी पूंजी का कुछ परसेंट आप अपने पास जमा करेंगे। आरबीआई बोल रहा है देश की सभी बैंकों से कि आपको अपने पास कुछ परसेंट जमा रखना है, उसको बोलाता है एसएलआर स्टैटिक लिक्विडिटी रेशो। तो यहाँ पर जब शुरू में खुलती है तब बैंकों मतलब आरबीआई को देना पड़ता है, ये मतलब अलग अलग समझिए आप, कंफ्यूजिंग ना हो। देखिए ये है, ये दूसरी आरबीआई को जमा करना पड़ता है वहाँ पर, और ये अपने पास ही रखना है कुछ परसेंट, ठीक है। एमएसएफ क्या होता है? एमएसएफ देखिए इसको हम देखते हैं, इसके पहले आप ये समझिए बेसिक सा, जब हम बैंक आरबीआई को शुरू में खुलती है तब जमानत के तौर पर आरबीआई को देना है, ये आरबीआई को देना है कैश रिजर्व रेशो, ठीक। और एसएलआर अपने पास रखना है कुछ परसेंट, ये घटते बढ़ते रहते दोस्तों। आप न्यूज वगैरह पेपर में सुनेंगे तो आपको ये शब्द वर्ड सब सुनाई देंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद में हम देखते हैं बैंक रेट। जब बैंकों को ऋण चाहिए, जब उनके पास कम ग्राहक अधिक आ गए और उनके पास पैसा कम है, तो वो क्या करती है? आरबीआई के पास दौड़ कर जाएगी, क्योंकि आरबीआई का काम ही क्या है? आरबीआई का ये काम है कि जिस बैंक को ऋण चाहिए तो वो लोन चाहिए तो लोन देती है, और जिसके पास ज़्यादा आ गया तो फिर वो आरबीआई में जमा कर देती है। आरबीआई का काम ही यही है सभी बैंकों को देखना। तो अगर किसी बैंक को लोन चाहिए तो आरबीआई के पास जाएगी और आरबीआई उसको लोन दे देगी। तो जब अधिक समय पर देती है तब दोस्तों उसको बोलाता है बैंक रेट। जब कम समय पर देती है तो उसको बोलाता है दोस्तों फिर रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलाता है? रिवर्स रेपो रेट। कम समय के लिए, अधिक समय के लिए बैंक रेट और कम समय के लिए रेपो रेट, ठीक। अब देखिए अगर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए और अर्जेंट किसी बैंक को जरूरत पड़ गई है तो फिर अपना जो दोस्तों ये आप देख रहे हैं बैंक अपने पास जमा रखती है, तो दोस्तों मतलब इमरजेंसी में काम आए, तो इमरजेंसी आ ही गई है तो फिर अपनी पूंजी लेकर, मतलब उसने मान लो अपनी पूंजी का सोना खरीद लिया और अपने अकाउंट में रख दिया है कि आने वाले समय में काम आएगा। तो दोस्तों वही है कि वो एसएलआर बुलाता है, और वही फिर किसी बैंक को जरूरत पड़ गई तो अपना एसएलआर लेकर आरबीआई के पास गया, और आरबीआई फिर उसको क्या करेगा? लोन देगा, और लोन देने के बाद जो ब्याज लगता है उसको ही बुलाता है दोस्तों एमएसएफ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होता है। इन सभी में आरबीआई को ये सब दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है कि सारी बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो फिर वो आरबीआई में जमा करवा सकते हैं। मतलब आरबीआई का काम यही है कि दूसरी बैंकों को अगर लोन चाहिए तो लोन देना, और दूसरी बैंकों के पास अगर ज़्यादा पैसा आ गया तो फिर उन बैंकों से पैसा लेती है और फिर उसके बदले ब्याज देती है, ऐसे थोड़ी रहेगी। तो ये दोस्तों टर्म्स आपने देखे। कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है? जब बैंक शुरू में खुलती है तो उसको जमानत के तौर पर कुछ पैसे जमा करवाने पड़ते हैं आरबीआई में। एसएलआर स्टैटिक लिक्विडिटी रेशो ये अपने पास रखना होता है। और बैंक रेट, जब आरबीआई से कोई बैंक लोन लेती है अधिक टाइम के लिए तो उसको बैंक रेट बोला जाता है आरआर, उससे कम समय के लिए। और जब बहुत ही अर्जेंट जरूरत है, इमरजेंसी, तो अपनी जो एसएलआर जमा रखी है उसने अपने पास, उसको लेकर जाएगा आरबीआई के पास, और आरबीआई फिर उसको लोन दे देगी, और जो ब्याज लगेगा उसको ही बोलाता है एमएसएफ, ठीक। आरआर इसका उल्टा होता है। जो आरबीआई किसी बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो फिर आरबीआई में वो जमा भी कर सकता है। मतलब आरबीआई लोन भी देता है और पैसे भी जमा कर लेता है, दोनों काम, क्योंकि आरबीआई का काम यही है सारी बैंकों को देखना, ठीक। अब दोस्तों ये हमने बेसिक से टर्म्स देखे। अब देखिए दोस्तों इससे क्या होता है, किस तरह से प्रभावित होता है। आपने देखा होगा कि जो
जनता रहती है वो बैंकों से जुड़ी रहती है। तो अगर कोई बैंक किसी भी ग्राहक को, आपने देखा होगा इससे क्या प्रभाव पड़ता है, जो कि हम अब देखते हैं। आपने सुना होगा, मैंने बताया भी कि बैंक काफ़ी प्रभावित करती है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी लागू करती है, मौद्रिक नीति, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है देखिए दोस्तों। इस तथ्य के अनुसार ये सब परसेंटेज कम ज़्यादा होते रहते। देखिए अब जो बैंक है वो अपने ग्राहकों को कम ऋण पर लोन दे देगी, तो सभी ग्राहकों के पास, जनता पर क्या होंगे, पैसे आ जाएंगे उसके पास, तो मार्केट में जाएंगे और किसी भी वस्तु को क्या हो, बिना सोचे समझे खरीद लेंगे। तो इससे पैसे की परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। जो वस्तु 100 की है वह 120 में खरीदेंगे, तो इससे पैसे का मूल्य क्या होगा, घट गया। जो वस्तु 100 की थी जल्दबाजी में 120 में खरीद ली, तो ऐसे में सारी व्यवस्था ऐसी पूरे मार्केट में चल जाएगी। तो ऐसे में पैसे की परचेसिंग पावर गिर जाएगी। ऐसे में जो आरबीआई है अपनी रेपो रेट बढ़ा देती है। क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो जब आरबीआई अपनी रेपो रेट बढ़ा देगी, ये दोस्तों यहाँ आरबीआई है, यहाँ दूसरी बैंकों को मान लो और यहाँ जनता को मान लो। तो आरबीआई जब अपनी बैंक रेट को बढ़ा देगी, मतलब जो लोन देगी वो अधिक दर पर देगी, तो दूसरी बैंकें उससे लोन नहीं लेगी कि बहुत अधिक ब्याज चल रहा है अभी, चलो थोड़े समय बाद देखते हैं। जब उनके पास लिमिटेड पैसा रहेगा तो फिर जो ब्याज लोन देगी अपने ग्राहकों को, जनता को, वह लिमिटेड देगी, और देगी तो फिर बहुत अधिक ब्याज पर देगी। तो जनता के पास भी लिमिटेड वो लोन लेंगे, और लेंगे तो बहुत अधिक ब्याज है, तो फिर उसको लिमिटेड खर्चा भी करेंगे। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक पैसा रहता है तो फिर उसकी कदर नहीं करता, वो कुछ भी खरीदता है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं। किसके पास लिमिटेड पैसा है तो दोस्तों वो फिर गिन कर खर्चा करता है, जो कि आपने देखा होगा। तो ये दोस्तों वही है। तो फिर वो लिमिटेड वस्तु लेंगे, और लिमिटेड वस्तु लेंगे तो फिर पूरा मार्केट चलता रहेगा। तो तरलता अधिक है दोस्तों, ऐसे होता है। अगर मंदी आ गई है तो आरबीआई क्या करेगी, उसका उल्टा कर देगी। जो बैंकों को ऋण देती है वो कम ब्याज पर देगी, तो अधिक से अधिक बैंकें आरबीआई से लोन लेगी, और अपने ग्राहकों को फिर वो ज़्यादा ज़्यादा कम ब्याज पर लोन देगी। तो फिर क्या होगा, जो जनता रहेगी उनके पास पैसा अधिक रहेगा, वो मार्केट में जाकर उस वस्तु की डिमांड करेंगे। आपने देखा होगा कोई मार्केट में हम जाते, दुकान पर कोई वस्तु हम दुकानदार से पूछते हैं, वो बोलता है कि हमारे पास अभी नहीं है, तो अपन बोलते हैं कि फिर चलो कुछ समय बाद लाना, मुझे चाहिए वो। तो फिर हमने डिमांड करी दुकानदार के पास, फिर वो वस्तु लाएगा, तो मार्केट में मंदी फिर से खत्म हो जाती है। तो मुद्रास्फीति आती है तो आरबीआई उसको भी रेगुलेट करती है, और मंदी आती है तो उसको भी संभालती है। मतलब पूरे मार्केट को आपने देखा होगा। आरबीआई दोस्तों एक आंकड़े के अनुसार अगर 1% भी मतलब ये बढ़ा देती है रेपो रेट, तो 25,000 करोड़ रुपए मार्केट से ऑटोमेटिकली निकलकर आरबीआई के पास चला जाता है। तो दोस्तों आरबीआई कितना प्रभावित करती है हमारे देश की, और देश की व्यवस्था को चलाने में अपनी भूमिका निभाती है। सरकार तो राजकोषीय नीति बनाती है और आरबीआई भी अपनी मौद्रिक नीति बनाती है, और दोनों अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। तो दोस्तों हमने ये आरबीआई की मौद्रिक नीति को इस तरह से देखा। और दोस्तों दूसरी बैंक होती है, यार तो आरबीआई को देखा, दूसरी बैंक से जुड़ी हुई बातें आप देख लीजिए। पहले बैंक नहीं थी, तो सबसे पहले बैंक जो आती है वो प्रांतों में आई थी। सबसे पहले बंगाल में एक बैंक हुआ करती थी, फिर एक मद्रास में और एक बम्बई में हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे ये अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों के लिए थी। 1700 के आसपास की बात है, जिसे हम ब्रिटिशों का राज हुआ करता था। उसके बाद में 1881 में एक बैंक खोली थी यूपी के क्षेत्र में, अवध कमर्शियल बैंक, और 1881 में उसको ब्रिटिशों ने खोला था भारतीयों के लिए, किसानों के लिए, ठीक। फिर 1881 में 1894 में लाला लाजपत राय ने खोली थी पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक, 1894 में। तो ऐसी पहली बैंक थी जो किसी भारतीय ने खोली थी भारतीय लोगों के लिए। तो 3 अलग बातें मैंने बताई। अब देखिए दोस्तों फिर धीरे धीरे क्या होता है कि 1920 के आसपास जितनी भी बैंकें थी भारतीय, उन सब एक हो जाती है और उनका एक ही ब्रांच बन जाती है, उन जो कि एसबीआई आप सुनते, और 1955 तक आते आते वो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे सारी बैंकें इस्टेब्लिश होने लगती हैं, उन सबको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई होती है। तो उम्मीद आपको पसंद आओगा आज का लेक्चर। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।